अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे और साथ साथ आपको जुम्मा मुबारक भी कहेंगे। मैं हूं उर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ के एक और नया दिन, शानदार आगाज। शानदार नहीं भी है तो कम से कम मस्बत जरूर है, हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए ना। लाजमी थोड़ी है कि आप सुबह उठें और फिर सारा दिन की चीजें सोचकर परेशान हो जाएं। कहते हैं लम्हे मौजूद में जीना चाहिए। जिस लम्हे में आप जिंदगी जी रहे हो ना, उसमें जीना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते रहेंगे तो सोचें आपको परेशान ही रखेंगी, और इस परेशानी के बाद तो फिर इस परेशानी का कोई हल नहीं है ना। एक्चुअली ओवर थिंकिंग का कोई एग्जैक्टली कोई हल नहीं है। तो फिर इसमें आप मौजूदा जो आपकी सिचुएशन है उसको भी आप एंजॉय नहीं कर सकते, और आने वाले दिनों के हवाले से आप वैसे फिक्रमंद रहते। वैसे व्हाइट देखकर याद है, आप प्लान करते हैं फ्राइडे को व्हाइट पहनने का? मैं मेरे पास कपड़े थोड़े से कोशिश करता हूँ व्हाइट पहन लूं, इसके साथ कुछ भी चल जाता है। हाँ, वैसे फ्राइडे के लिए जब भी मुझे कोई कपड़े हो तो मैं व्हाइट अलग से रखती हूँ। बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिस होती है कि आप व्हाइट पहनते हैं फ्राइडे को, तो कलर का बड़ा अच्छा इंपैक्ट आता है आपकी पर्सनैलिटी। बिल्कुल, और इस्लामी नुक्ते निगाह से देखें तो सुन्नत रसूल भी है। सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना, खुशबू लगाना, ये मुख्तलिफ सुन्नतें हैं जुम्मे के लिहाज से जो कि आपकी ज़िंदगी को बाबरकत बनाती हैं। सो अच्छे से दिन का आगाज़ कीजिए। वीक का आखिरी दिन है उन लोगों के लिए जिनकी 2 छुट्टियाँ होती हैं। बेस्ट विशेज़ आपके लिए बहुत ढेर सारी, बहुत कुछ आज शेयर करने के लिए अफगानिस्तान के हवाले से खास तौर पर। सबसे पहले हेडलाइन से आपको आगाज़ करके बताते हैं कि क्या है हमारे पास। पीटीआई हुकूमत के 3 साल, कितना बदला पाकिस्तान। दरपेश चैलेंजेस, कारकर्दगी और मुस्तकबिल का रोड मैप आवाम के सामने पेश। 3 साला कारकर्दगी बाकमाल। वजीर आजम ने अपनी हुकूमत के पहले 3 साल को गुज़िश्ता 18 साल पर भारी करार दे दिया। हम नहीं मानते, गवर्नमेंट की 3 साला कारकर्दगी धोखा है। ऑपोजिशन का वजीर आजम इमरान खान को जवाब। वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार अस्मा जान और कंजा मलिक होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। वादी नीलम सपनों की सरहद, ताओबट और हिलमत पर बात करेंगे वकार अहमद मलिक से। सेगमेंट सफर है शर्त में, और सेगमेंट फ्लैग्स में सना हमायूं दिखाएंगी नेपाली सिफारत खाने में सजे नेपाली कुलिनरी फेस्टिवल का अहवाल। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक जो अपडेट्स हैं कि हलाकतें 100 से ज़ायद हो चुकी हैं, और अफगानिस्तान की सिचुएशन पे आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। आज की बड़ी खबर जिक्र अफगानिस्तान का ही है। वही हुआ जिसका डर था, जिसका डर जाहिर किया जा रहा था। तालिबान के कंट्रोल के 11 दिन बाद ही काबुल का एयरपोर्ट धमाकों की आवाज़ से गूंज उठा। इनफैक्ट पूरा काबुल गूंज उठा, और बरतानवी मीडिया ये कहता है कि धमाकों में इस वक्त हलाक होने वालों की तादाद 100 से ज़ायद हो चुकी है। 20 अफराद हैं जिनके ज़ख्मी होने की इतलात है। पेंटागन ने भी कल इस हवाले से स्टेटमेंट दी थी। इन हलाक और ज़ख्मी होने वालों में अमरीकी और दीगर गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बाहर जो धमाके हैं उनको अमरीका की नाकामी करार देते हुए बताया कि धमाके उस इलाके में हुए हैं जिसकी सिक्योरिटी अमरीकी फौज के जिम्मे है। बिल्कुल, अमारत इस्लामी की अमन ओमान की सूरत हाल पर कड़ी नजर है और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने की हर मुमकिन कोशिश भी करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि मगरिबी इदारों की जानिब से पहले ही धमाकों की वार्निंग और अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद हमला हुआ। धमाके से चंद घंटे पहले अमरीका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को खबरदार किया था कि जो शहरी काबुल एयरपोर्ट के इलाके में हैं वो निकल कर महफूज मकाम पर चले जाएं। किसी और जराये से अफगानिस्तान से निकल सकते हैं तो फौरी तौर पर निकल जाएं। अगर हम 2 दिन पहले बात करें तो अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने भी ऐलान किया था कि काबुल एयरपोर्ट पर दाइश के हमलों का इम्कान है, और हमलों के पेश नज़र जितना जल्दी मुमकिन हो सके वहां से इंखला करना होगा। जराये के हवाले से ये भी खबरें आई कि अमरीका और इत्तेहादी अफवाज ने 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से हतमी इंखला के लिए पाकिस्तान से मदद की दरख्वास्त भी की है कि पाकिस्तानी वीज़े पर 3 से 4 हज़ार अफराद को पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा और उन्हें अमेरिका से पहले 1 माह कराची में रखा जाएगा। बिल्कुल, और ये दरख्वास्त पाकिस्तान ने मंजूर कर ली है। इतलात ये हैं कि इस हवाले से इस्लामाबाद में और कराची में मुख्तलिफ जो होटल्स हैं उनको खाली करा लिया गया है, और अगले कुछ दिनों के लिए वो ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेरे इंतज़ाम रहेंगे। और सिंध हुकूमत जो है वो कराची में आने वाले ये जो जितने गैर मुल्की शहरी हैं उनका ख्याल रखेगी और उनके रहने का बंदोबस्त करेगी। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि ये क़याम तकरीबन 30 दिन तक मुहित होगा। खबरें ऐसी भी हैं,
और फिर उसके बाद ये शहरी अपने अपने ममालिक को रवाना होंगे। पाकिस्तान भरपूर किरदार अदा करे जी, पाकिस्तान इज अ पार्टनर इन पीस। कल जब तहरीक इंसाफ के 3 साल मुकम्मल हुए, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने खिताब किया, उसमें उन्होंने बिलखुसूस इस तालिबान और अफगानिस्तान चैप्टर का जिक्र किया और उसमें बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म ने यह कहा कि बैनुल अक़वामी दुनिया को तालिबान की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना था कि जब तालिबान ये कह चुके कि सबके लिए आम माफ़ी है, हम तमाम ममालिक के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, तिजारती ताल्लुकात, सिफारती ताल्लुकात साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो फिर इसके बावजूद ये कहना समझ में नहीं आता कि जी अल्फाज और अमल में फ़र्क है। उन्होंने कहा कि जब वो अल्फाज से मुनहरफ होंगे उस वक्त देखेंगे, अभी तो दुनिया को तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए। और कल के धमाके के हवाले से भी तालिबान ने कहा कि जो काबुल एयरपोर्ट है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जो है वो अमरीकियों के हवाले से थी, अमेरिका ने उसकी हिफाजत करनी थी, लेकिन स्टिल ये अफसोसनाक वाक़या पेश है। और जिस तरह से तालिबान की हुकूमत साजी के भी हवाले से हम बात कर रहे थे कि अभी उनका एक चैप्टर स्टार्ट हुआ था जिस पर वो अभी तक वर्किंग कर रहे थे, और इसी सूरत हाल में बहुत सारी स्टेटमेंट्स जो है काबुल तालिबान हुक्मरान की जानिब से भी आई। जो लोग वहाँ पर हुकूमत साजी के लिए कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को दोस्त करार दिया और साथ साथ वाशगाफ अल्फाज में ये भी कहा कि भारत जो है वो दखल अंदाजी ना करे, हम अपनी हुकूमत साजी के लिए खुद से इकदाम कर सकते हैं। और इसी सिचुएशन पर और जब हम धमाके की बात करते हैं तो अमेरिका की जानिब से, जैसे हमने पहले भी बताया, अमेरिका की जानिब से कहा गया था, जो बाइडन की स्टेटमेंट थी कि जो दाइश है उसके हमलों का खतरा है। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र बहुत सारे गैर मुल्कियों को काबुल एयरपोर्ट से इनखला के हवाले से कहा भी गया था, लेकिन ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और इसकी जिम्मेदारी जो तालिबान ने बिल्कुल कहा है कि अमेरिका के ऊपर जिम्मेदारी थी और दाइश ने कबूल की जिम्मेदारी इसकी। लेकिन दाइश के चूंकि वजूद के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं कि दाइश को कौन ऑपरेट करता है, दाइश कहाँ से पैदा हुई, इस बहस में हम फिल वक्त इस मुख्तसर वक्त के अंदर तो नहीं जा सकते, लेकिन जो साहिब इल्म हैं, जो साहिब नज़र हैं, वो सूरत हाल को समझते भी हैं और जानते भी हैं। तालिबान के लिए सारी सूरत हाल वल्नरेबल ज़रूर, लेकिन पिछले 11 दिनों के अंदर अमन व अमान की सूरत हाल में बाकायदा तौर पर बेहतरी आई है। अफगानिस्तान के वो शहरी जो कि किसी किस्म के जहनी इबाम का शिकार थे, वो बाकायदा तौर पर अमली तौर पर ज़िंदगी में हिस्सा लेने का आगाज़ उन्होंने किया। और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट तालिबान ने ये की थी कि उन्होंने मुख्तलिफ जो अफगान शहरी हैं उन्हें बाहर जाने से रोक दिया था, ये कहते हुए कि जब हमने आम माफ़ी का ऐलान किया है और इस आम माफ़ी में साबिक सदर अफगानिस्तान अशरफ गनी भी शामिल है, तो फिर बाहर जाने का जवाज़ नहीं है। ताहम जो बैरून मुल्क के शहरी हैं उसके बारे में तालिबान ने वाज़ेह किया था कि उन्हें अफगानिस्तान छोड़ने में तालिबान को कोई कबाहत नहीं है अगर वो छोड़ना चाहते हैं। और दूसरी जानिब उन्होंने ये भी इंतबाह किया था कि जो मुकर्रर तारीख है, इस तारीख से आगे अगर मजीद एक्सटेंड किया जाता है मुख्तलिफ फॉरेन ऑफिशल्स और फोर्सेस का स्टे अफगानिस्तान के अंदर, तो इसके संगीन नताइज बरामद होंगे। देन हम अपनी हिकमत अमली बनाएंगे। और एक बार फिर अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स थी उसमें 100 से ज़ायद हलाकतों की इत्तला आई है। काबुल एयरपोर्ट पर जो धमाका हुआ, एयरपोर्ट के बाहर दस्तावेजात चेक की जा रही थी जिसमें खुदकुश बमबार ने हजूम के अंदर आके खुद को धमाके से उड़ाया और दूसरे ने फायरिंग कर दी। 2 खुदकुश बमबार थे और उसके साथ साथ भगदड़ मची, लोगों में जो कह लें एक बहुत ही अफरा तफरी की सिचुएशन देखने में आई, जिसमें बहुत से अफगानी शहरियों की जो हलाकत हुई, उसके साथ साथ बहुत सारे गैर मुल्की, जिस तरह से हम अमेरिकन हम सिटीजन्स की बात करें। धमाकों के वक्त जो बाइडन जो थे वो अफगान सिक्योरिटी के इजलास में शरीक थे, जबकि लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। उस हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे जो अफगान शहरी हैं उनको पाकिस्तान के अंदर केटर किया जाएगा। इसके हवाले से रावलपिंडी के अंदर होटल्स वगैरह को भी और जो हॉस्टल्स हैं उनको भी खाली करवाया गया है। अब देखना यह है कि ये जो वाक़ई का हुआ है, अल्लाह न करे आइंदा आने वाले दिनों में यही खदशा जाहिर किया जा रहा था पहले भी कि जो धमाके की सिचुएशन है ये पैदा ना हो, और अभी ये जो है इस सारी केओस के अंदर ये एक पहली सिचुएशन डेवलप हुई है जिस पे किस तरह से काबू पाना है ये बहुत चैलेंजिंग होगा अमेरिका के लिए भी, और साथ साथ जो तालिबान है वहाँ पे हुकूमत साजी करे उनके लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म की कल की स्टेटमेंट बहुत कैटेगोरिकली उसको देखा जा सकता है। एक बार फिर आपको याद है एक अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो वज़ीर आज़म से पूछा गया था कि क्या आपको स्ट्रेटेजिक ताउन हवाई अड्डों की सूरत में अमेरिका के साथ करेंगे, जिसके जवाब में 2 लफ्ज़ बड़े गूंजे पूरे मीडिया के अंदर, एंड दे वर एब्सोल्युटली नॉट फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। और कल भी उन्होंने कहा कि हम दूसरों की जंगों में बहुत इस्तेमाल हो चुके, स्टार्टेड विद द सोवियत यूनियन वॉर। उन्होंने कहा कि जब सोवियत वॉर हुई थी उस वक्त पाकिस्तान उसके लिए इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ मिलिटेंट्स के हवाले से उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताए जो यकीनी तौर पर हमारे लिए कोई बहुत अच्छे फैक्ट्स नहीं हैं, जिनके बाद हमने बड़ा सफ़र किया। देन 9/11 को उन्होंने जिक्र किया कि 9/11 में हमने बगैर सोचे समझे उस जंग का हिस्सा बने, और बजाय इसके, और 9/11 पे उन्होंने उस वक्त के प्रेसिडेंट बुश की एक स्टेटमेंट भी कोट की जिसमें उन्होंने कहा कि उस वक्त प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि अब हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं करेंगे, पाकिस्तान को वो ड्यू इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन फिर जब सूरत हाल कुछ अमेरिका के हक में हुई या ये जंग आगे बढ़ी तो पाकिस्तान को ही अटैक करना शुरू कर दिया गया, और 20 जो ड्रोन अटैक्स थे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में किए गए, साबका फाटा में किए गए,
जिससे वहां के लोगों ने इंतकाम लेने के लिए पाकिस्तान के इलाकों का रुख किया, पाकिस्तानियों को शहीद किया, पाकिस्तान की फौज के जवानों को और ऑफिसर्स को शहीद किया और 80,000 से जायद और कई 100 बिलियन डॉलर्स की कुर्बानी हमने दी, जिसका नुकसान हमें हुआ। और फिर बजाय उसका इजाला किया जाता, पाकिस्तान को आज तक भी एक इत्तेहादी के तौर पर और एक कॉपरेशन करने वाले मुल्क के तौर पर नहीं देखा जाता। जब स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन करता है अमेरिका तो वो भारत के साथ करता है। और इसी सिचुएशन की हमने रिसेंटली एग्जांपल भी देखी कि जिस तरह से हमें जो कहने निगलेक्ट किया गया बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे, अवार्ड्स के साथ साथ जब हम पाकिस्तान की सिफारती सतह पर बात करते हैं तो बहुत मौसर अंदाज में बहुत सारे इशूज़ को हाईलाइट किया जाता है, बार बार किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद दुनिया इस हवाले से अभी भी, जैसे इमरान मेंशन करते हैं कि हमें इत्तेहादी कहा जाता है, 9/11 का वाक़या जब भी कोट किया जाता है पाकिस्तान को उसके लिए ब्लेम भी किया जाता है कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस सारी सिचुएशन में क्या सिचुएशन होगी इस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक का एक वक्त है, लेकिन अल्टीमेटली दुनिया को पाकिस्तान के किरदार को मानना होगा। पाकिस्तान वही मुल्क है जिसने हमेशा अमन के लिए खित्ते के अंदर किरदार अदा किया और इस वक्त भी पाकिस्तान ही वो मुल्क है, वाहिद वो मुल्क है जो कि मदद कर रहा है मुख्तलिफ बैरून मुल्क शहरियों को, नेटो फोर्सेस के लोगों को, अमरीकी शहरियों को वहां से निकालने के लिए, अपनी धरती देने के लिए और फिर यहां से रख के बाहर उनको भेजने के लिए। सो पाकिस्तान का किरदार मस्बत किरदार है, उसको मस्बत निगाह से दुनिया को देखना होगा। इसमें हम बात करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं और लिंक करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करेंगे कुछ गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की। तो पीटीआई हुकूमत ने अपनी 3 साला कारकर्दगी कल अवाम के सामने पेश कर दी। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद में खुसूसी बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया। वजीर आजम इमरान खान ने तवील तरीन, कहें तो गलत नहीं होगा, एक धुआंधार खिताब किया, गवर्नमेंट को दरपेश चैलेंजेस का जिक्र किया, कारकर्दगी बताई और मुस्तकबिल के रोड मैप से भी कौम को आगाह किया। मजबूत मुल्की दिफा पर मुसल्लह अफवाज को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। नैब और एंटी करप्शन की कारकर्दगी की वजीर आजम ने तारीफ की और वजीर आजम ने अपने खिताब में अपनी और पिछली हुकूमतों का मवाजना भी किया। अपोजिशन को ऑब्वियसली आड़े हाथों लिया और अपनी 3 साला कारकर्दगी को 18 बरसों पर भारी करार देते हुए उन्होंने रूल ऑफ लॉ को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया। बढ़ती महंगाई को रुपए की गिरती कदर से जोड़ा। मुआशी, सिफारती और समाजी शोबों समेत कई अहम मनसूबों में कामयाबियों के बड़े बड़े दावे किए। दूसरी जानब सियासी मुबस्सिरीन की अगर बात करें तो उनके मुताबिक गवर्नमेंट के दावे अपनी जगह, लेकिन 3 सालों में आटा, चीनी, बिजली, पेट्रोल, गैस समेत कई जो अशिया जरूरियां हैं वो महंगी हुई, महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुंची। ना तो पुलिस कल्चर बदला, ना इदारा जाती इस्लाहात हुई, बल्दियाती इदारों की बहाली हो सकी और ना ही वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउसेस और प्रोटोकॉल का खात्मा हुआ। बिल्कुल, साथ साथ बात की जाए तो कर्जों में इजाफा हुआ। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मनमानियां ना रुक सकी और ना ही सानिया साहिवाल और सानिया मॉडल टाउन के मुल्जिमान इबरत का निशान बन सके। गवर्नमेंट की 3 साला कारकर्दगी पर अपोजिशन ने भी भरपूर रद्द अमल दिया। बिलावल भुट्टो ने गवर्नमेंट के खिलाफ जोहार वादे को गवर्नमेंट को कहा कि इन्होंने धोखा है और ये धोखा करार देते हुए कहा कि वजीर आजम की बड़ी बड़ी बातें होती हैं और कारकर्दगी सिफर होती है, अवाम अब झांसे में नहीं आएंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून ने इल्जाम लगाया कि गवर्नमेंट ने इश्तिहारात में झूठी कारकर्दगी दिखाने के लिए जाली तस्वीर इस्तेमाल कीजिए है। और इसके साथ साथ बात की जाए पीटीआई के पहले 3 वर्षों में कितनी तब्दीली आई, मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियों के हवाले से दावे कितने दुरुस्त हैं और इन कामयाबियों से अवाम को कितना रिलीफ मिला और अपोजिशन की तनकीद कितनी दुरुस्त है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर और तज्जियाकार हैं जावेद चौधरी साहब, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। कल हमने देखा वजीर आजम साहब ने अपनी 3 साला कारकर्दगी की कौम के सामने पेश की है और उन्होंने अपनी कामयाबियां तो खास तौर पर गिनवाई हैं। आपके ख्याल में पीटीआई हुकूमत ने पहले 3 सालों में जो उनका मंशूर था उसमें कितने जो वादे किए गए थे, क्या वो वादे पूरे किए हैं उन्होंने? देखिए, इसमें कुछ जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं और मेरा ख्याल है बड़ी उम्मीद अफजा हैं। जैसे सबसे पहले जो है करंट अकाउंट खसारा था $20 अरब का था, अब वो कम होकर $1.1 बिलियन हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है और इसको कम होना चाहिए था। इससे पहले जितनी गवर्नमेंट्स भी कोशिश करती रही इस पर काबू नहीं पा सके। इस तरह दूसरा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी तो ये प्राइम मिनिस्टर का कहना बिल्कुल ठीक है कि $16.4 बिलियन था और अब वो $27 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में डेफिनेटली 1000 अरब रुपए का इजाफा हुआ, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये बात प्राइम मिनिस्टर की दुरुस्त है। इसका फॉरेन रेमिटेंस जो बाहर से तरसीलात आती हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें वो जब गवर्नमेंट आई थी तो $19.9 बिलियन थी और अब वो $29.4 बिलियन होगी। तो ये बड़ी अच्छी बातें हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड भी बहुत अच्छी बातें हैं। इसी तरह मैं वो साथ साथ देख रहा हूँ, इसी तरह इनका ये जो किसानों को जो पैकेज
दिया है वो बहुत अच्छा है। एहसास प्रोग्राम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की बात बिल्कुल ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ जो सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है वो 3-4 चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। कर्जे, पिछली गवर्नमेंट्स ने कर्जे लिए थे, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन पिछले 3 सालों में जो इस गवर्नमेंट ने कर्जे लिए वो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तकरीबन 12,500 अरब रुपए का कर्जा ले लेना, ये इतना खौफनाक एलिमेंट है कि जो आने वाले दिनों में पाकिस्तान को तंग करेगा। इसी तरह ये रुपए की कदर में जो कमी हुई है बड़ी खौफनाक है। 115 रुपए था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जब गई वो, और जब नई गवर्नमेंट आई कुछ अरसे के लिए जो एक हुकूमत होती है इलेक्शन से पहले 1.5-2 माह के लिए, वो 123 रुपए पे छोड़ के गई केयर टेकर गवर्नमेंट, और अब जो 166 रुपए पे डॉलर पहुंच चुका है। ये बड़ी खौफनाक चीज़ है, क्योंकि जब डॉलर बढ़ता है तो पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ बढ़ जाती है, जो जिसको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। इसमें महंगाई है, महंगाई जो है वो डबल डिजिट्स में, और गवर्नमेंट की कोशिश के बावजूद ये नीचे नहीं आ सकी। चीनी सबसे बड़ा फैक्टर है, गवर्नमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं चीनी, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उनसे चीनी कम नहीं करवा सके, आटा जो लोग ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जो आटे की तजारत कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर उनको टाइट नहीं कर सके, घी की कीमतें हैं, दाल की कीमतें हैं, इसके अलावा बाकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो कंट्रोल गवर्नमेंट से नहीं हो रही, तो ये इंतहाई खौफनाक फिनामिना है। पेट्रोल की कीमत जो 120 रुपये लीटर पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल यहाँ पे पहुंचा, और उसमें जो गवर्नमेंट टैक्स ले रही है अगर सिर्फ वही छूट दे दे तो उसमें से बहुत सी चीज़ें कम हो सकती हैं। अद्वियात हैं, 300% इजाफा हुआ अद्वियात में, जो किसी गवर्नमेंट ने आज तक रिस्क नहीं लिया था कि अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा किया जा सके। तो ये जो आम आदमी को इस इकॉनमी का इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 3 सालों को अगर देखें तो कुछ अचीवमेंट्स हैं गवर्नमेंट की, लेकिन आवाम को जो देखें तो आवाम के हाथ में इन्फ्लेशन जो है वो आप कह रहे हैं कि काबू में नहीं आया। अच्छा, हम अगर थोड़ा सा कश्मीर के फ्रंट पे बात करें, मसला कश्मीर किसी भी सियासी हुकूमत के लिए, पाकिस्तान की इनफैक्ट किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा ही अहम होता है कि उसके ऊपर हुकूमत क्या स्टैंड लेती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी सतह पर नो डाउट मसला कश्मीर को उजागर किया और भरपूर किया, लेकिन इसके बावजूद जो मकबूजा कश्मीर है यहाँ पर बीजेपी की मनमानियां जारी हैं। गवर्नमेंट इसका कोई ऐसा कि एक वाज़ेह तौर पर कोई सद्देबाब नहीं कर पाई इस मामले का, इसकी क्या वजह है? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ी कोशिश की है, गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की है। मैं माज़रत चाहता हूँ, एक बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि गवर्नमेंट को जहाँ कश्मीर का मसला उठाना चाहिए था गवर्नमेंट ने नहीं उठाया। ये जानबूझ के किया जा रहा है या फिर अनजाने में हो रहा है या फिर गवर्नमेंट की कैपेसिटी नहीं है, ये एक सवाल है जिसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन गवर्नमेंट हर महाज के ऊपर फेल हुई। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया था कि हर जुमे को यहाँ पे मुजाहरा किया जाएगा, वो मुजाहरे नहीं हुए। गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हमारी जितनी एम्बेसीज हैं उसके अंदर स्पेशल डेस्क बनाए जाएंगे, डेस्क नहीं बने। गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम UN के हर इजलास के अंदर ये इशू उठाएंगे, किसी इजलास में ये इशू नहीं उठाया जा सका। और हमने अपने जो दोस्त मुल्क थे उनको इकट्ठा करके कम अज़ कम एक करारदाद पास करवानी थी, हम अपने दोस्त मुल्कों में को भी इकट्ठा नहीं कर सके। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत बड़ा फेलियर है गवर्नमेंट की सतह पे। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने उजागर किया है तो वो कहाँ है जहाँ उजागर किया है, और वो कौन सा मुल्क है जहाँ पे जाके हमने साबित किया कि कश्मीरी मजलूम है और इंडिया उनके साथ जुल्म कर रहा है। वो बताए गवर्नमेंट के हमने ये काम किया। वो जितने भी काम किए हैं वो मेरा ख्याल है इतने को तसल्ली बख्श नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट है जो मेरा ख्याल है आने वाले 20-25 साल तक रहेगा। लोग ये कहते रहेंगे कि इमरान खान के दौर में मसला कश्मीर इतना गंभीर हो गया था कि कश्मीरियों के हाथों से अभी आपने पहले बोला कि रिफॉर्म्स के हवाले से, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले पुलिस में रिफॉर्म्स आती हैं। PTI की गवर्नमेंट हमेशा जब भी बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की मिसालें देती है, लेकिन पंजाब में जो एक मिसाली पुलिस है वो बनाने में अभी तक नाकाम रही है, जिस पर वज़ीर आज़म ने कल भी अदम इत्मीनान का इजहार किया है। गवर्नमेंट जो है पंजाब में पुलिस रिफॉर्म्स का एक जो भारी पत्थर है वो क्यों नहीं उठा पा रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट का ये एजेंडा था कि ये रिफॉर्म्स करेंगे हर इदारे के अंदर, और उसमें पुलिस, इंसाफ और इसके साथ साथ ये जुडिशल सिस्टम, फिर ये जो इलेक्शन सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम है, ये इन सब के बारे में इन्होंने फैसला किया था कि हम यहाँ पे आएंगे और इस्लाहात करेंगे जिससे मुल्क ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ा फेलियर है इस गवर्नमेंट का कि ये किसी भी सेक्टर में, किसी भी महकमे में, किसी भी जगह पे किसी किस्म के इस्लाहात नहीं कर सके। ना जुडिशल सिस्टम ठीक कर सके, ना नया बनाया इन्होंने, ना ही ये
इलेक्टोरल सिस्टम ठीक कर सके, ना ही ये कोई महंगाई कंट्रोल करने का सिस्टम बेहतर बना सके, ना ही पुलिस जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान का उसको ठीक कर सके। नासिर दुरानी साहब अब तो वो मरहूम हो गए हैं, उनको लेकर आई थी गवर्नमेंट के, वो एक पंजाब के अंदर एक रिफॉर्म्स बनाए करेंगी, पुलिस रिफॉर्म्स। लेकिन नासिर दुरानी साहब जो हैं वो रोते रहे, पीटते रहे, गवर्नमेंट के पीछे भागते रहे, लेकिन पंजाब के अंदर उनको कामयाब नहीं होने दिया। बल्कि एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि ये वाक़या जो है वो वज़ीर आला पंजाब खुद बताते हैं कि मैंने नासिर दुरानी साहब से कहा था कि आप पूरे पंजाब के बजाय कोई एक ज़िला ले लें या एक आप सब डिवीज़न ले लें और वहाँ पे जाके आप इसको इम्प्लीमेंट करके देखें। जब वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो सब के अंदर हम नाफज कर देंगे। तो उस पर दुरानी साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है सर, कि ये पायलट प्रोजेक्ट तो है नहीं कोई, ये तो पूरे पंजाब के लिए है। तो वहाँ पे डिफरेंसेस आ गए। और एक और बात बड़ी मज़े की मुझे एक मिनिस्टर ने बताई थी जो पंजाब के हैं, उन्होंने कहा था कि उनको परवेज़ इलाही साहब ने, यानी उस्मान बुज़दार साहब को परवेज़ इलाही साहब ने बताया था कि पंजाब के अंदर हुकूमत करने का एक ही तरीका है कि पुलिस आपके पास होनी चाहिए। अगर पुलिस इंडिपेंडेंट होगी तो फिर आप चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, फिर आप चीफ मिनिस्टर हो या ना हो इसका फिर कोई फायदा नहीं है। तो पुलिस को अपने कंट्रोल में रखें। तो अब उस्मान बुज़दार साहब की तरफ से जो रिएक्शन आया या उन्होंने उसको नहीं चलने दिया, और उसके बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कन्विंस किया कि अगर आप पंजाब के अंदर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि ये नज़ीर चौहान जैसे लोग जो हैं उनको कंट्रोल किया जाए तो पुलिस आपके पास होनी चाहिए। तो अब पुलिस रिफॉर्म्स के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद है, क्योंकि ये खुद नहीं करना। मुख्तसरन वक्त हमारे पास कम है। जो सब ये बताइएगा कि इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली बड़ा अहम मरहला था, 3 साल गुजर गए, अब तक इस गवर्नमेंट ने बल्दियाती इंतखाबात कहीं नहीं कराए, इसकी क्या वजह देख रहे हैं आप? वो अख्तियारात निचले सतह तक मुंतकिल करना तो बड़ी दूर की बात है, वो मिनिस्टर्स के पास भी नहीं है। आप चीफ मिनिस्टर्स देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर है, उसके पास कोई इख्तियार नहीं। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके पास कोई इख्तियार नहीं। यानी वो अपने मिनिस्टर्स को नहीं हिला सकते, उनको चेंज नहीं कर सकते, उसका फैसला भी वफाक से होता है। तो वफाकी हुकूमत आप उसकी कैबिनेट देख लें, कैबिनेट के पास भी कोई इख्तियार नहीं, सब प्राइम मिनिस्टर की तरफ देखते रहते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि फेलियर इस गवर्नमेंट का ये भी है कि ये अपने इख्तियारात को पास ऑन नहीं कर सके, आगे नहीं भेज सके। अब जब कैबिनेट के अंदर ये मामला हो तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि बल्दियाती इदारे कैसे बनेंगे, और वो जो चीफ मिनिस्टर साहब के इख्तियारात हैं, जो मिनिस्टर्स के इख्तियारात हैं, जो वज़ीर आज़म के इख्तियारात हैं, जो प्रेसिडेंट के इख्तियारात, वो नीचे कैसे जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये गवर्नमेंट अपने इख्तियारात को कम करेगी या दूसरे लोगों को मुंतकिल करेगी। तो ये भी फेलियर है। साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी पे बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक बात करते हैं, कोई भूखा न सोए और गुर्बत मुकाओ प्रोग्राम की, जिसके तहत कई मंसूबे हैं जो चल रहे हैं, हम आपको बताते भी रहते हैं ऑफ एंड ऑन। इसमें सबसे बड़ा मंसूबा, जिसे फ्लैगशिप प्रोग्राम भी कहा जाता है, वो एहसास प्रोग्राम है, जिसका दायरा कार कई शहरों तक फैला और उसके नीचे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो काम कर रहे हैं और इसमें गरीब की माली इमदाद की जा रही है। इस वक्त हमने अपने साथ चेयरमैन बैतुल माल सिंध और इकरा यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जनाब हुनैद लाखानी साहब को मदऊ किया है, वो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। और हम पाकिस्तान बैतुल माल सिंध के हवाले से जरा बात करते हैं, क्योंकि सिंध में गुर्बत की रेशो ओबियसली बाकी सूबों की निस्बत बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, और बैतुल माल सिंध अब तक कितने खानदानों की माली मदद कर चुका है, इस हवाले से बात करेंगे। हुनैद लाखानी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया हुनैद साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। वेरी गुड मॉर्निंग। हम बैतुल माल के हवाले से बात करेंगे, सिंध के हवाले से। पहले इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिएगा कि मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट तो हो रहा है, कितने खानदानों की माली इमदाद की जा चुकी है और की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मुझे यहाँ मदऊ किया और लोगों को बैतुल माल के बारे में पता भी चलेगा और थोड़ा सा मैं भी बता सकूंगा कि क्या बैतुल माल ने अचीव किया है। देखिए, बैतुल माल बेसिकली उन लोगों के लिए इमदाद देना है जो बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं, जो 2 वक्त की रोटी भी अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अपाहज लोग हैं, जो यतीम हैं, मिस्कीन हैं, बेवाएँ हैं, जो बच्चे सड़कों पर होते हैं, उन लोगों के लिए इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जो लोग अपनी बीमारी का इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कैंसर की बीमारी हो गई, उसमें कीमो करानी पड़ती है, इज़ वेरी एक्सपेंसिव, थैलेसीमिया हो गया, डायलिसिस हो गया, ये वो बीमारियां हैं जिसमें लॉन्ग टर्म पे आपको पेमेंट्स जो है करनी होती है और गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके बहुत सारे पेशेंट्स को जो है बैतुल माल फंड करता है और हर हॉस्पिटल के अंदर इसके चेयर्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो मेन चीज़ आजकल जिसके ऊपर फोकस है वो ये है कि एहसास का बहुत बड़ा कोई भूखा नहीं सोएगा प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर का ये विजन था जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली उस वक्त से,
कि पनाहगाहें हों मुल्क के अंदर। और हमारे यहाँ जिस तरह कराची में हॉस्पिटल्स के बाहर सैकड़ों पेशेंट्स जो हैं वो सड़क के ऊपर महीना महीना सो रहे होते हैं। हमने कराची के अंदर 5 पनाहगाहें बनाई हैं। हर पनाहगाह कोई मोर देन 100 बेड अकामोडेट करता है और वहाँ की लिविंग जो है इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इज़ अ गुड 2 स्टार लिविंग। इसके अलावा जो प्रोग्राम्स हैं बैतुल माल के, वो यतीम और मिस्कीन बच्चों का ख्याल रखना है। हमारे पास 8 ऑर्फनेजेस हैं सिंध प्रोविंस के अंदर। 1000 बच्चे हैं जिनकी किफालत, उनकी स्कूलिंग, उनका खाना पीना बैतुल माल करता है। ठीक है, बहुत बड़ा सेंटर कराची के अंदर, हब के अंदर है, जिसमें 2 मेरे अगले सवाल के, अगर आप जवाब दे दें। एक तो ये कि इसकी जो बजटिंग है वो होती है, क्योंकि बैतुल माल का महकमा पहले से है लेकिन एहसास प्रोग्राम तहरीक इंसाफ ने शुरू किया, तो इसकी बजट की क्या लिमिट्स है आपकी? नंबर 1 और की बजट जो है ये फेडरल बजट में ये इसकी बजटेड एलोकेटेड अमाउंट होती है, जो फिर डिवाइड होती है पॉपुलेशन वाइज हर प्रोविंस के अंदर, फिर डिवाइड होती है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैतुल माल के ऑफिसेज हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर्स हैं और हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है चाइल्ड लेबर स्कूल्स हैं। ओके। और दूसरा, लोगों की एक्सेस एक बड़ा मसला है, मैंने देखा है बैतुल माल को लेकर, क्योंकि हम लोग मीडिया पे आते हैं, लोग अक्सर हमें मैसेज कर रहे होते हैं कि फलां जगह फलां शख्स को इमदाद की ज़रूरत है, कोई ऑपरेट करवाना है, यानी कि लोग एक्सेस नहीं कर पाते। कोई ऐसा मैकेनिज्म मुझे लगता है नहीं, अगर है भी तो लोगों के इल्म में नहीं है। तो इस हवाले से अगर आप बताएं कि लोग कैसे पहुंचे बैतुल माल तक आपकी मदद लेने के लिए। देखिए, बैतुल माल तो बहुत पुराना इदारा है और बहुत अरसे से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में इसके दफ्तर हैं और हर हॉस्पिटल के अंदर इसकी चेयर है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, और यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करती है, फंड्स बैतुल माल देती है। हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है उनको इलाज मुआवजा, और फंड्स बैतुल माल हॉस्पिटल को देता है। सो बेसिकली जब हॉस्पिटल वालों को पता चलता है कि इस आदमी को इसके पास पैसे नहीं है, तो बैतुल माल को रेफर करते हैं और उसका प्रोसेस करवा देते हैं। जब यूनिवर्सिटी को पता चलता है कि ये बच्चा फीस नहीं दे सकता, तो उसका प्रोसेस वो अप्रूव भी वो लोग खुद करते हैं। अच्छा। और बैतुल माल उसके फंड दे देता है। इसी तरह और बहुत सारे लोकेशंस हैं, जैसे हमारे कोई भूखा नहीं सोएगा, उसके अंदर हमारी इस वक्त बहुत ज्यादा तेजी से वर्किंग हो रही है। और ये प्राइम मिनिस्टर का विजन था कि जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं उनकी कम अज कम खुराक जो है वो हुकूमत गारंटी करे और उनकी दहलीज तक पहुंचा दे। और ये इस वक्त कराची के अंदर स्टार्ट हो चुका है विद 4 आउटलेट्स और फर्दर 3 मोर आउटलेट्स सक्खर, लाड़काना और हैदराबाद के अंदर स्टार्ट होने लगी हैं। पनाहगाहें तो आपके सामने ही है, अगर आप जाके देखें तो उसके अंदर इट्स अ वेरी गुड लिविंग। आदमी जाके वहाँ पे सिर्फ अपना शनाख्ती कार्ड देके रह सकता है, खाना खा सकता है और उसके बाद नाश्ता उधर अवेलेबल है। सब जिस तरह से हमने अभी कोविड की सिचुएशन की बात बड़ा चैलेंजिंग रहा है। अभी हम बिलो द पॉवर्टी लाइन तो बात करें, लेकिन बहुत सारा जो एक तबका है जो उस कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। सो बैतुल माल की जानिब से या हम एहसास प्रोग्राम या कोई भूखा ना सोए, इसके हवाले से जो कोलैबोरेशन है, क्या फर्दर आप लोगों ने कोई प्रोग्राम लाने का प्लान है? क्योंकि कोविड ने बहुत मुश्किल किया तमाम चीज़ों को। आई अंडरस्टैंड जी, कोविड की वजह से पावर्टी भी बढ़ी है, कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है और इसके ऊपर बैतुल माल के ऊपर और ज़्यादा बोझ आ गया है। इसके लिए मैं आपको बताऊं, जितना बड़ा एहसास प्रोग्राम इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होगा जहाँ पे निस्फ से ज़्यादा आबादी जो पावर्टी लाइन से नीचे रहती है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट इतनी मिलती है कि कम अज़ कम उनकी खुराक गारंटी हो जाए। और इसको एक्नॉलेज यूएन ने भी किया है और इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को एज अ फिलैंथ्रोपिक नेशन वन ऑफ द टॉप कंट्रीज नंबर 1 पे रैंक किया गया है। सो ये प्राइम मिनिस्टर का ही विजन था, डे 1 से विजन था और उसी के ऊपर बैतुल माल काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये चांस मिला। नहीं, बेहतर है, इसमें काफ़ी है, क्योंकि हम जाती तौर पे देखा है हमने कि कुछ लोगों को इस मामले में मुआवनत मिली है कोविड डेज के अंदर। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल आखिर में, एक तो चूंकि आप तालीमी शोबे से भी वाबस्ता हैं, बहुत सारे लोगों को हमने रीच जी उन्हें, चूंकि आप तालीमी शोबे से भी वाबस्ता है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, तो आप अगर उस हवाले से हमें बता दें अपनी खिदमात को लेकर। और दूसरा, बैतुल माल को लेकर क्या कोई ऐसा पोर्टल नहीं बनाया जा सकता जिसपे कहीं किसी को कोई ऐसा केस मिले जिसको बैतुल माल की हेल्प चाहिए, वहां पे अपडेट आप काइंडली बता दीजिए प्लीज। बैतुल माल का पोर्टल मौजूद है, तमाम इसकी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, तमाम पब्लिक हॉस्पिटल में इसके डेस्क हैं, तमाम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसके ऑफिसेज हैं। और जहाँ तक एजुकेशन की बात है, यस, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, हमारे बच्चों को बहुत नुकसान हुआ है, फैमिलीज़ को, माओं को बहुत तकलीफ है कि बच्चे, ख़ास तौर पर मैं सिंध प्रोविंस की बात करूँगा कि बैठ के बच्चे जो हैं वो तंग आ चुके हैं और माएँ भी बहुत तंग आ चुकी हैं।
खुदारा स्कूल्स को स्टार्ट किया जाए, जो वैक्सीनेशन का इशूज़ है वो रिजॉल्व किया जाए और ये डिसेंट्रलाइज करें, स्कूलों की जिम्मेदारी दें, लेकिन तालीम का ये टॉपिक ऐसा है जिस तरह प्राइम मिनिस्टर के दिल के करीब है, हमारे दिल के भी बहुत करीब है और आप भी यकीनी तौर पे डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। इसके लिए दिल करता है कि इस पर मजीद बात की जाए और डिस्कस किया जाए, लेकिन टाइम हमारे पास कम है। आपकी मौजूदगी का बहुत शुक्रिया। हम जरूर चाहेंगे किसी और निशिस्त में आपका मुलाकात हो और इस पर हम दोबारा डिटेल से बात करें। इस वक्त सिंध बैतुल माल को हेड करते हुए हुनैद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बैतुल माल की सिंध की कारकर्दगी के बारे में बात करें। अभी हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ सफर शर्त से थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम। और हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि हम आपको आज़ाद कश्मीर दिखाने वाले हैं और वो हिस्से दिखाने वाले हैं जो शायद आपने पहले ना देखे हों। और वकार अहमद मलिक चूंकि वहाँ की खूबसूरती दिखाने के लिए वहाँ पे मौजूद हैं और कैमरे की आंख में सब कुछ समो रहे हैं। वकार भाई से जानते हैं। वकार भाई, इस वक्त आप कहाँ पे मौजूद हैं और वादी नीलम में सफ़र करते हुए आप कहाँ पहुँचे हैं और आपका जो सफ़र है ये कैसा है? बहुत शुक्रिया इमरान, बहुत शुक्रिया अर्मिला। मैं इस वक्त ताओ बट में हूँ। ताओ बट एक इंतहाई खूबसूरत जगह है। नीलम वैली के हवाले से हम सफ़र शर्त को रिकॉर्ड कर रहे हैं और सफ़र शर्त के इस सीज़न का, जो कि छठा सीज़न है, इसका हमने नाम रखा है सफ़र शर्त नीलम वैली सपनों की सरहद। और सपनों की सरहद जो नाम रखा है उसकी एक वजह ये है कि आपको मालूम है कि नॉर्मली कहा जाता है कि सपनों की कोई सरहद नहीं होती, क्योंकि सपना मतलब एक जिसको कहते हैं कि इसकी कोई सरहद नहीं होती। लेकिन मुझे यहाँ पे नीलम वैली आके एहसास हुआ, केल से आगे जब आप आते हैं और यहाँ पे ताओ बट और इस पूरे इलाके को जब आप देखते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे सपनों की सरहद होती है और ये किसी आप सपनों के किसी सरहद के पास आप खड़े हुए हैं। बस इस सरहद के साथ ही नजदीकी सरहद है हमारी। अच्छा ये बताइए कि ताओ बट में ही मैंने सुना यहाँ पे ट्रैकिंग भी बड़ी अच्छी होती है, तो क्या आप वहीं पे हैं या कोई ट्रैकिंग वगैरह का भी सीन है? ट्रैकिंग भी हो रही है यहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रैक्स हैं। मतलब आप जिस तरफ जाएं, अभी आज वैसे मेरा प्रोग्राम है ताओ बट बाला की तरफ जाने का और उससे भी आगे एक गांव है जहाँ पे 3 घंटे का ट्रैक है। आप मुख्तलिफ जगहों पे, और डेफिनेटली टूरिज़्म का एक मकसद यही होता है कि आप किसी डेस्टिनेशन पे जाके आप उस इलाके को एक्सप्लोर करें, छोटे मोटे ट्रैक्स करें। शेफर्ड्स हैं, कोई चरवाहा आपको मिलता है, कोई लोकल मिलता है, उससे गुफ्तगू करें, और यही मेरा मकसद होता है। और सफ़र शर्त के सीज़न में डेफिनेटली हमारी ज़्यादा कोशिश है। वैसे इस दफ़ा मैंने ये भी एक्सेप्शनल एक चीज़ ये कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तानी टूरिस्ट है उनसे ज़्यादा बातचीत की जाए और रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म के हवाले से उनसे गुफ्तगू की जाए कि ये पाकिस्तानी जो खूबसूरत तरीन जगह हैं इनको हम बचा कैसे सकते हैं और उनके अंदर देखा जाए कि वो क्या उनके अंदर एक खास ज़िम्मेदाराना रवैया है। और अगर हम देखें कि अगर 80-90% के अंदर ये ज़िम्मेदाराना रवैया है तो फिर एक तमानीत तो होगी यकीनन। वकार भाई, आपने बचाने के हवाले से बात की। हमने बेशतर सियाती मकामात पर देखे बहुत ज़्यादा कूड़ा वगैरह लोग फेंकते हैं जो सयाह वहाँ पर आते हैं और जिसकी वजह से आबी आलूदगी भी बहुत बढ़ती है। वादी नीलम की क्या सिचुएशन है इस वक्त? जी इमरान, देखा जाए तो यहाँ पे भी इस तरह के मनाजिर तो बहुत देखने को मिले हैं। इससे पीछे जो था मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे हम रुकते रहे तो मैंने देखा है कि दरियाओं में और नदी नालों में कचरा बहुत ज़्यादा है और शॉपिंग बैग और ये तमाम चीज़ें जो हैं हर जगह पे आपको नज़र आती हैं। ये एक बहुत ही बदकिस्मती है। एक और चीज़ जो मैंने नोट की है और पर्टिकुलरली इस इलाके में वो ये की है कि यहाँ पे डस्टबिन्स या एक जिसको कहते हैं कि कम्युनिटी अपने तौर पे भी कुछ काम करती है वो नज़र नहीं आता। और मतलब अगर कचरा जो है, अगर हो सकता है कि जगह जगह डस्टबिन हो तो कम से कम कुछ ना कुछ तो उनके अंदर चला जाएगा और कुछ बाहर फेंक देंगे। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये है कि डस्टबिन जो हैं वो कहीं बहुत ही शाज़ नाज़र कहीं नज़र आया हो, अदरवाइज़ नहीं है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे डेफिनेटली पोल्यूशन और वो चीज़ें जो हैं वो इस तरह के मनाजिर नज़र आते हैं। ये इस हवाले से यकीनी तौर पर काबिल सताइश है नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग जो कि खुद से अपने इलाकों को और शहरों को साफ़ रखते हैं, पशु वगैरह और दीगर इलाके जो आप ही हमें बताते रहते हैं। कश्मीर की लोकल कम्युनिटी को भी ये चाहिए कि गवर्नमेंट पर रिलाई करने के बजाय खुद से डस्टबिन आप इंस्टॉल कर लें। वो वकार भाई वाली बात है कि कुछ ना कुछ तो फिर कम से कम कचरा जाएगा। वकार भाई, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट आपके नए सफर के लिए। खैरियत से है। और मैंने आखिरी सवाल मैंने पूछा था वकार भाई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहे एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, जो कि आज फ्राइडे है और फ्लैग्स के अंदर हम आपको मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ अशिया, उनका कल्चर, उनके लोगों से मिलवाते हैं। आज सनाम आइयो नेपाल के हवाले से हमें कुछ बता रही है आज के फ्लैग्स में, देखते हैं क्या है।
अस्सलामुअलैकुम, दिस इज सना हुमायूं और आपको एक नए सेगमेंट में वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ नेपाल रेजिडेंसी में, जहाँ पर आज मैं ट्राई करने वाली हूँ नेपाली फूड और मेरे साथ मौजूद हैं हिज एक्सीलेंसी तपास अधिकारी। योर एक्सीलेंसी, बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर इनवाइट करने के लिए और इस नेपाली फूड की सारी तैयारी के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप नेपाली फूड टेस्ट कीजिए। जस्ट ये थोड़ा एग्जाम्पल है, कम तीखा है। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे कि कौन कौन से आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं और किस तरह से ये तैयार किया जाता है। ये मोमो है, ये मतलब ये हेल्दी डाइट है, नेपाल में बहुत पॉपुलर है। इसके ये स्टीम करके बनाया हुआ है, अंदर में मीट इंग्रेडिएंट करके कीमा रखा हुआ है। और ये सलाद है, नॉर्मल सलाद कोई भी हो सकता है, मतलब वेजिटेबल सलाद। ये आलू जीरा है, ये आलू स्टीम करके बॉईल करके बनाया हुआ है। ये मोमो का अचार है। मोमो इसके साथ ही खाया जाता है। अच्छा। लोग खाते हैं, ऐसे भी खाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये और ये कंबाइन है, एक ही टुगेदर आता है। और ये मिक्स अचार है नेपाली स्टाइल का, लेकिन ये सारे लेस स्पाइसी है। ओके। और नेपाली फूड यूजुअली कम तीखा होता है, कम तीखा होता है। हाँ। और कम ऑयली होता है। कम ऑयली होता है। मोमो यूजुअली सिर्फ मीट में बनता है या चिकन या किसी और चीज़ की स्टफिंग भी हो सकती है इसमें? नो, दिस इज डिफरेंट हो सकती है स्टफिंग लोकल अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर हमारे वो चिकन, मटन और वेजिटेबल का भी होते बनाते हैं लोग। अब तो कमर्शियलाइज हो गया, डिफरेंट थिंग्स वो आते हैं, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन ओरिजिनली वो चिकन मटन इसी तरह का आइटम होता है। सही। और ये भी मीठा है। ये दही का बनाया हुआ है। कैसे बनाया मुझे मालूम, लेकिन दही का ये शुरू हुआ है। सैम हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। हमारे साथ सैम मौजूद हैं जो कि नेपाली शेफ़ हैं और ये सारी तैयारी उन्होंने की है। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम कहूँगी और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए ये सब खाना तैयार किया। और अब मुझे इसका नाम बताइए, ये क्या है और ये इसकी तैयारी कैसे होती है? इसका दही है, मैंगो, इसमें एप्पल है, अनि केरा वो बनाना सब मिक्स करता है। इसमें सबसे डाला थोड़ा से शक्कर, चीनी रखना पड़ा है। शुगर, चीनी। ये दही में मैंगो, बनाना और चीनी मिक्स करके बनाया हुआ है। सना, लेट्स ट्राई द फूड। श्योर, लेट्स हैव अ टेस्ट। इसका टेस्ट करें कैसा आएगा। शुक्रिया। So I will try first with momo. Okay. Okay. और ये तो नॉर्मल सैलेड है। कहते हैं कि हेल्दी होता है सैलेड बहुत ज़्यादा। मैं मोमो ट्राई करूंगी और इसका पहले टेस्ट लीजिए, उसके बाद डिप करके दूसरी। ओके। फर्स्ट बाइट। हमारे यहाँ कुफ्ते होते हैं जिसका इस तरह का फ्लेवर होता है एंड दिस इज़ वेरी यमी। और अब मैं इसको डिप के साथ ट्राई करूंगी जो कि इसकी स्पेशल डिप है। हाँ, इसके लिए बनता है ये। फैंटास्टिक। कैसी टेस्ट कैसी है? टेस्ट सिमिलर टू, काफ़ी देसी मुझे फील हो रहा है कि पाकिस्तानी देसी टच है, लेकिन पाकिस्तानी खाने के मुकाबले में ये कम तीखा है। इसमें मिर्च मसाले कम हैं और इसके ओरिजिनल फ्लेवर्स जो चीज़ों के हैं, जिस तरह मीट का, और इसमें जो सॉस है इसमें मुझे टोमेटोज और उसका रियल फ्लेवर्स फील हो रहा है। अच्छा, हम नेपाल में इसी तरह का लेस स्पाइसी ज़्यादातर लोग खाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी। थैंक यू। हाँ, बिकॉज ये स्टीम है, मतलब कोई ऑयल में इतना ज़्यादा डिप हुआ फैट में नहीं है। योर एक्सीलेंसी, इसकी खाने की सारी सुपरविजन आपकी स्पाउस ने की है? हाँ, उन्होंने जो शेफ है उन्होंने जो बताया था
वो बनाते हैं, लेकिन उनका सारा इंग्रेडिएंट के सुपरविजन उन्होंने की है। और यूजुअली जो नेपाली फूड होता है वो किस तरह का होता है? ज़्यादातर नेपाल में लोग दाल भात, जो हमें पहले भी बताया था, दाल भात खाते हैं। उसके साथ आता है वो सब्जी आती है और मीट भी खाते हैं, मतलब मीट में ज़्यादातर लोग चिकन और मटन का मीट लेते हैं। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ आलू जीरा। एज यूजुअल फैंटास्टिक, नॉन स्पाइसी, बट हमारे यहाँ पर आलू की भुजिया ऐसे बनती है जिसको हम सालन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और जिसे हम रोटी के साथ खाते हैं। और अब मैं ट्राई करने लगी हूँ नेपाली अचार। मैंने दुनिया का पहला अचार देखा जिसमें मिर्च नहीं है। वरना हमारे यहाँ अचार का मतलब होता है कि मिर्ची से पागल हो जाते हैं हम, एंड इट्स वेरी स्पाइसी, बट दिस इज़ अमेजिंग। और मुझे इसमें एक डिफरेंट फ्लेवर फील हो रहा है, कचौरी, जो एक फ्लावर होता है, एग्जैक्टली, कचनार, मैं कचौरी कह रही हूँ। वो दूसरा वो भी बना हुआ, लगा हुआ है शायद, मेरे ख्याल से करेला भी लगा हुआ है। अच्छा, योर एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच हमें इनवाइट करने के लिए और इस मज़ेदार नेपाली फूड को हमें ट्राई करवाने के लिए। और आई थिंक हमें सैम का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए और आपकी स्पाउस का भी, जिन्होंने सारी तैयारी में मदद की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसका टेस्ट कीजिए कैसे लगेगा, और ये पहली बार है आपसे पहचान हुई है। आगे भी हम आपको वेलकम करेंगे नेपाली फूड के लिए, डिफरेंट टाइप के फूड के टेस्ट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, एंड थैंक यू वेरी मच। और अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अगले सेगमेंट में, और अगले हफ्ते आप देख सकेंगे एक्सक्लूसिवली हिज एक्सीलेंसी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद अस इन फ्लैग्स। तो रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान के यंग एथलीट माहिर बदर की, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिकन ब्राजीलियन जिजित्सु फेडरेशन के ज़रिए तमाम जो एक चैंपियनशिप होती है जिसे जिजित्सु नेशनल 2021 कहा जाता है, उसमें पाकिस्तान के लिए ब्राउन्स मेडल जीता है और पाकिस्तान का परचम लहराया है। ये आपको विजुअल्स भी नजर आ रहे हैं किस कदर जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, और अपने नाम का, न सिर्फ अपने नाम का बल्कि पाकिस्तान का भी लोहा मनवाया माहिर ने। और ये कैसे हो सकता है कि कोई पाकिस्तान के लिए कुछ करे और वो एक्सप्रेसो में ना आए? बिल्कुल, और हमने आज माहिर बदर को एक्सप्रेसो पर बुलाया है। माहिर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेस एंड कांग्रेचुलेशंस। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, प्लेजर इज ऑल आवर्स। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस कंपटीशन के बारे में जानेंगे, कैसे तैयारी की? यूजुअली जितने एथलीट्स, जितने प्लेयर्स हमारे पास आते हैं गिला करते हैं कि जी अपने रिसोर्सेज से तैयारी की और फिर कुछ ना कुछ कर जाते हैं, आपका टैलेंट होता है। आप इस जर्नी के बारे में हमें बताइए। जी, मैंने पाकिस्तान में रावलपिंडी में एक जिजित्सु क्लब है, एलीट एमएमए, वहाँ मैंने काफ़ी ट्रेनिंग की थी। और उसके बाद मैं 3 साल पहले अमेरिका मूव हो गया। यहाँ पे फिर मैंने कैंसस में और एरिजोना में डिफरेंट जिम्स में जिजित्सु की ट्रेनिंग की। आजकल मैं शूट बॉक्स एकेडमी के साथ हूँ। तो अपनी रिसोर्सेज के साथ अपने खुद अपनी तरफ से मेहनत करके स्किल्स और टेक्निक सीखी और फिर इस टूर्नामेंट में मैंने अप्लाई की। अच्छा माही, थोड़ा सा स्पोर्ट के हवाले से भी बताइएगा कि किस तरह का स्पोर्ट है, और पाकिस्तान में जब आपने कहा और आपने बाहर जाके, चूँकि आप अमेरिका के अंदर ट्रेनिंग करें, सो क्या डिफरेंस आपको लगा पाकिस्तान में जिस तरह की इसकी ट्रेनिंग होती है और जहाँ पे आप, चूँकि आप स्टेट्स में करें, उस हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल जिजित्सु एक फाइटिंग स्पोर्ट है, लेकिन इसमें कोई स्ट्राइकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। इसमें पंचेस, किक्स, नीज, एल्बोज इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें मेनली ग्रैपलिंग, रेसलिंग और सबमिशंस के जरिए से आप अपने ओपोनेंट के खिलाफ जीत हासिल करते हैं। और जहाँ तक डिफरेंस इन ट्रेनिंग इन पाकिस्तान एंड अमेरिका, पाकिस्तान में उस तरह से अभी हमारे पास इतने एथलीट्स नहीं है। कुछ हैं, अहमद मुस्तबा, बशीर अहमद, कुछ नाम है एमएमए और जिजित्सु में। लेकिन पाकिस्तान में अभी जिजित्सु एक ग्रोइंग स्पोर्ट है, अमेरिका में वेल एस्टैब्लिश्ड है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा और रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे UFC भी है जिसमें जिजित्सु एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स में। तो उस वजह से यहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटीज हैं। अच्छा, यू साउंड अ वेरी सॉर्ट ऑफ सीरियस एंड कंपोज्ड पर्सन। तो क्या जिजित्सु के प्लेयर्स को बहुत सीरियस भी होना पड़ता है? लाजमी है
नहीं, बस मेरे वालिद साहब पाकिस्तान आर्मी में थे तो कुछ तबीयत इस तरह की हुई है। लेकिन ज्यादा सीरियस रहना पड़ता है अपने गोल्स को लेकर। ओके, दैट्स कूल। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस वक्त चूंकि आपने एक तो हमें अपना मेडल थोड़ा सा दिखाइए, आपका मेडल बड़ा डिफरेंट लग रहा था मुझे, ये जरा थोड़ा सा हमें बताइए ये इसके बारे में। जी बिल्कुल, ये जो नेशनल्स ओपन 2021 थे, नॉर्थ अमेरिकन ब्राजीलियन जिजित्सु फेडरेशन का ये मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल। ओके, ठीक है। अच्छा, यूजुअली लोग जो प्लेयर्स होते हैं वो कुछ जो ज्यादा मकबूल और मशहूर किस्म की स्पोर्ट्स होती है उसकी जाने आते हैं, क्योंकि ओबियसली एक फेम का चक्कर होता है, जो लोग एफर्ट करते हैं उनको चाहिए होता है कि उनका नाम बने। इसमें क्रिकेट यूजुअली समहाउ, कुछ हॉकी को भी हम कह देते हैं, या बैडमिंटन वगैरह या टेनिस वगैरह, लेकिन ये बड़ा मुख्तलिफ सा खेल है जो आपने चुना पाकिस्तान जैसी जगह को लेकर। तो आप समझते हैं कि आपकी चॉइस ठीक थी और फ्यूचर क्या देख रहे हैं इसमें अपना? देखिए, हर इंसान को अल्लाह ने डिफरेंट टैलेंट से ब्लेस किया होता है। ये एक ऐसी एक आर्ट है जो मैंने ट्राई की है एंड आई फेल्ट लाइक आई वाज गुड एट इट। क्रिकेट, जिस तरह आपने मेंशन किया, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वाश, काफ़ी बड़े नाम है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कोई इतना कुछ खास अकॉम्प्लिश या अचीव नहीं किया। तो आई सॉ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि इस फील्ड में भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया जाए। किया है आपने, बिल्कुल किया है, इसलिए आप हमारे साथ हैं। आम जिंदगी में भी जिजित्सु का कोई रोल है, आपको हेल्प करती है ये गेम टू बी अ बेटर ह्यूमन समहाउ और टू बी एन एक्टिव ह्यूमन? थोड़ा सा अगर इस पे भी बताएं हमें। No, absolutely. Jiu-Jitsu is considered to be the number one fighting art for self-defense. ऊपर से ये physical fitness के लिए बहुत अच्छी sport है और ये आपको काफ़ी confidence देती है और काफ़ी आपको आप एक इंसान में हम्बलनेस भी पैदा करती है। जबरदस्त। अच्छा भाई, ये बताइएगा अब आपका फर्दर क्या प्लान है, कहाँ पे जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है? अभी तो आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसके अलावा फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? इंशाल्लाह अभी सितंबर 19 को मैं एक और टूर्नामेंट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा। उस टूर्नामेंट का नाम है अमेरिकन ग्रैपलिंग फेडरेशन। होपफुली वहाँ भी मैं प्लेस करूंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। आप लोगों की दुआ के तरफ से मैं कोई मेडल भी हासिल कर सकूंगा इंशाल्लाह। हमारी बेस्ट विशेस है। माहिर, इसमें कोई इंटरनेशनल रैंकिंग भी होती है और अगर होती है तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं उसमें? अभी मैं इसके अंदर आई एम क्लाइंबिंग द रैंकिंग। जिस तरह मैं और मेडल्स जीतूंगा तो आई विल क्लाइंब अप द रैंक्स। इंशाल्लाह आई विल कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। ठीक है। और क्या ये एक महंगा खेल है खेलने के लिए? जिजित्सु की अगर बात करें हम, टेक्निकल तो है आपने बताया, और पाकिस्तान में हमने देखा मार्शल आर्ट्स वगैरह के तो क्लब्स होते हैं, बच्चों को भी ट्रेन करते हैं, कुछ स्कूल्स के अंदर भी किया जाता है, लेकिन जिजित्सु इटसेल्फ मैंने नहीं देखा, मेरे इल्म में नहीं है। तो क्या इसके लिए एकेडमीज वगैरह बनाई जा सकती हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल बनाई जा सकती हैं, अगर आपके पास सही तरह से कोचेस हों जिनके पास सही स्किल्स और टेक्निक्स की नॉलेज हो। as far as my knowledge goes, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में काफ़ी अच्छे जिजित्सु जिम्स हैं। इस्लामाबाद में फाइट फोर्ट्रेस है जहाँ पे काफ़ी लोग जाके ट्रेनिंग करते हैं। they're very good at jiu-jitsu. ये एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसकी ट्रेनिंग हासिल करना भी, और जब आप टूर्नामेंट्स के लिए अप्लाई करते हो उसकी भी आपको एंट्रेंस फी देनी होती है। तो इन गेम्स के लिए कोचेस का अच्छा होना और वर्ल्ड क्लास होना बड़ा ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें वर्ल्ड क्लास ट्रेन कर सकते हैं हमारे बच्चों को? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये ग्रोइंग स्पोर्ट है। अभी जिस तरह हमारे पास अहमद मुश्तबा, बशीर अहमद हैं, बशीर अहमद पाकिस्तान में ट्रेनिंग दे रहे हैं, अहमद मुश्तबा पाकिस्तान में ट्रेनिंग देते हैं। तो जिस तरह लोग पाकिस्तान से निकल के और मुल्कों में जाके इन चैंपियनशिप्स में और टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेंगे, मेडल जीतेंगे, अगर वो वापस पाकिस्तान आके फिर और छोटे बच्चों को सिखाएं, उनको मोटिवेट करें, उनको सही तरह से ट्रेन करें, तो ये पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। फ्यूचर प्लान है कि आप पाकिस्तान में आएँ, क्योंकि जिस तरह से आप मेडल्स जीत रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि आप यहाँ पर आएँ, कुछ ट्रेनिंग्स दें या कैंप्स हों? डेफिनेटली, ऑब्वियसली अगर आप परमानेंटली नहीं आ सकते तो कैंप्स के थ्रू आप लोगों को यहाँ ट्रेन कर सकें। एब्सोल्युटली। राइट नाउ आई एम यंग, मैं सिर्फ 23 years old हूँ। But you can inshallah जब मैं absolutely no doubt, but before I start teaching other people, मैं ये चाहूँगा कि मैं खुद इस स्किल में काफ़ी नॉलेज और एक्सपर्ट हूँ। बहुत अच्छा लगा हमें, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आप ब्रॉन्ज मेडल विनर हैं इन जिजित्सु नेशनल्स 2021, जो कि नॉर्थ अमेरिकन ब्राजीलियन जिजित्सु फेडरेशन का एक इवेंट है, और आप कह रहे हैं कि अभी एक और इवेंट में अमेरिका के अंदर आप पार्टिसिपेट और परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। कीप मेकिंग अस प्राउड इन जिजित्सु, और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब मे भी हम
gold medals in Olympics and all लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच माहिर, शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। माहिर हमारे साथ मौजूद थे और अपनी टीम के हवाले से बताए थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। He was live with us from United States और वहाँ पे रात है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। इधर सुनो ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। हम स्पोर्ट्स का जिक्र हो रहा है और स्पोर्ट्स का जिक्र होना शुरू हो जाए तो दिल करता है होता रहे, और इतने हैरान समटाइम्स हम खुद हो जाते हैं। ऐसे प्लेयर्स हमारे सामने आते हैं कि ये लोग क्यों नहीं सामने आते, गवर्नमेंट इन पे क्यों पैसे नहीं लगाती। खैर, इंटरनेशनल मुकाबलों में हमारी खवातीन पीछे नहीं है किसी से, आपको मालूम है। सलाहियतों का लोहा मनवाई जा रही हैं। आइंदा माह बेल्जियम में आलमी रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप होने वाली, जिसे वर्ल्ड साइकिलिंग चैंपियनशिप कहा जाता है, और इसमें भी पाकिस्तान का जो 4 मेंबर स्क्वाड है वो हिस्सा लेने जा रहा है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार है। इसमें 2 मेल मेंबर्स हैं और 2 फीमेल मेंबर्स हैं, और जो 2 फीमेल मेंबर्स हैं वो दोनों इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। बिल्कुल, अस्मा जान और कंजा हमारे साथ मौजूद हैं। हम दोनों को खुशामदीद कहें। कंजा हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से हैं और इसके साथ साथ अस्मा हमें ज्वाइन करनी है दूसरे स्टूडियो से। दोनों को खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ साथ हम आपको बताते जाए, ये साइकिलिस्ट तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ जो अस्मा है वो पोलो प्लेयर भी है, और उनके जो नाना है वो पार्टीशन से पहले पंजाब के साइकिलिस्ट चैंपियन भी रहे हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। और कंजा तो अब करंट चैंपियन है, सो हम इनको वेलकम करते हैं। कैसी हैं आप कंजा? वालेकुम अस्सलाम। कंजा, थोड़ा सा इस कंपटीशन के हवाले से हमें बताएं। आप लोग 4 मेंबर्स जा रहे हैं, 2 मेल्स हैं 2 फीमेल हैं, और अपनी ये जो साइकिलिंग जर्नी है इसका आगाज़ कैसे हो? So ये जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप है, दिस इज़ अ UCI वर्ल्ड चैम्पियनशिप. इट इज़ द 100th एनिवर्सरी ऑफ दिस चैम्पियनशिप. सो इट इज़ वेरी ओल्ड, वेरी क्लासिक. बट जो पाकिस्तान है ना, वी डोंट रियली गेट टू पार्टिसिपेट इन द वर्ल्ड चैम्पियनशिप एवरी ईयर. हमारी रैंकिंग इज़ नॉट वेरी हाई. आपको पता है, एज अ कंट्री हम बहुत रिसेंट और बहुत नए हैं इस स्पोर्ट में. तो आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक दिस इज़ opening to this sport. और मेरा तो आई एम रियली होपिंग कि फॉर women स्पेशली, पहली दफ़ा हम जा रहे हैं, तो फॉर women from now on it will be easy to participate in world championships. How did we qualify for it, and why we didn't qualify for it earlier? So mostly ranking पे depend करता है. You know how well we do, how much we invest in it. As a country we don't. ये तो आपको भी पता है कि अभी मेरा ख्याल है कोविड हुआ है तो एकदम से इवन फीमेल्स हैव जस्ट गॉटन इनटू दिस स्पोर्ट एंड गॉटन टू दिस लेवल. एज फार एज आपने मेरा जर्नी का पूछा, तो अबाउट 3 years ago आई स्टार्टेड, माय हस्बैंड बेसिकली पुश्ड मी इनटू इट बिकॉज आई प्लेड बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. ही इज आल्सो अ साइक्लिस्ट, राइट? बिल्कुल, ही इज अ साइक्लिस्ट, यस, एंड ही इज आल्सो यू नो वन ऑफ द one gold medals in the national championship जो हुई थी. Okay. So but I was always a basketball, volleyball player in school, so sports was very important to me mostly. लेकिन obviously आपको पता है जब आप after marriage, after even university, etc. बच्चे, exactly, you know, you have to stop doing a very major part of what was very important. Change हो जाती हैं. So I think मेरे husband का बहुत ज़्यादा credit जाता है कि he pushed me into this stress relieving, because when you have a corporate job and you have kids and you have this मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. but when you have this in the morning ना, which is your time, जिसका stress relief भी हो रहा है, तो वो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा भी गुजरता है. अस्मा भी हमारे साथ मौजूद है. अस्मा, हम आपसे जानेंगे आपका ये जर्नी किस तरह से शुरू हुआ, क्योंकि आप पोलो प्लेयर भी हैं, उसके साथ साथ साइकिलिंग जिस तरह से हमने कहा, इट रन्स इन योर फैमिली. सो अपने थोड़ा सा बैकग्राउंड को हमारे साथ शेयर कीजिएगा. Assalamu alaikum. अच्छा, so I was a polo player and polo runs in my family. So cycling में मैं सिर्फ कोविड की शुरू में आई. As COVID began, सारा कुछ बंद हो गया था. मैंने अपने स्टेबल्स भी बंद कर दिए थे. तो जब साइकिल लेके लोग कराची के सड़कों पे निकले, तो उनके साथ मैं भी अपने बच्चों के साथ साइकिलिंग पे निकल आई. So that is how my journey began in cycling. उसके अलावा अभी रिसेंटली पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन को मैं ये कहना चाहूँगी कि दे हैव प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस क्वालिफिकेशन हमारी जो पाकिस्तान से हुई है फॉर दिस इवेंट जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स का है. तो उन्होंने एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस्ड टीम सेलेक्ट की है, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में. तो इसमें आप इसमें जो जितना मेरा नॉलेज है, आप मुझे करेक्ट भी कीजिएगा, आप अपने जो फेलो प्लेयर्स होते हैं या जो कंपेटिटर्स होते हैं उनके बारे में आप पढ़ सकते हो, आपको उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में पता
पता चल जाता है। आप जब दोनों प्लेयर्स आप जा रहे हो तो आपने अब तक आपकी क्या स्टडी है अपनी गेम को लेकर, कहाँ स्टैंड करें हम लोग, कितना मुश्किल कितना चैलेंजिंग लग रहा है वहाँ पे आपके लिए पार्टिसिपेट करना? देखिए, वी शुड लुक एट इट कि फॉर द फर्स्ट टाइम a team, a women's cycling team has qualified for Pakistan. और देखिए, मुझे साइकिलिंग में आए 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, कंजा को मेरे से ज़्यादा हुआ है. She is also the national Pakistan champion at this time and she's been in this sport for a few years, 3 years I believe. So, you know, we are very new in this sport. So, we should definitely understand that being a very new team from Pakistan, हम फिर भी represent करने जा रहे हैं पाकिस्तान को, तो we should look at it from that angle. Exactly. And you know, that would be a better place to begin at. कि हम पाकिस्तान से 2 लोग जा रहे हैं, 2 national champions जा रहे हैं हमारे, एक male एक female. So ये बहुत एक बड़ी बात है. Exactly, ये बहुत बड़ी बात है. Add, if I could add, just as Asma said, we are very new to this, so I think this thing that we're opening this for, inshallah, future generations of Pakistan is great, especially women. दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ का जो लेवल है, they start as toddlers, 7-year-olds, 14-year-olds. There are multiple avenues of competition and championships that they've been doing their whole life. Better training facilities, better training facilities. Everyone is involved. You know, the whole society is involved in uplifting these sports people. फिर जब वो एक जगह पहुँचते हैं, तो फिर जब उनको teams उनको support करते हैं, तो they have the world's best dietitians, the world's best technical staff, the world's best you know, medics, everything. You know, so once you and their bikes are made to their geometry. Where do we stand, by the way? थोड़ा इससे भी पर्दा उठाइए ना. क्योंकि हमारे तलहा जैसे, अरशद जैसे लोग जाते हैं, इतना अच्छा ओलंपिक्स के अंदर स्टैंड कर जाते हैं, और फिर हमें पता लगता है कि वो तो बेचारे घरों में बैठ के वेट उठा रहे थे. So same-ish situation. हमने शुरू, as Asma told you, कि हमने सड़क पे एमी for fun, for stress relieving शुरू किया. अभी तो we have, you know, our own equipment, but और वो भी आपका अपना है? अब अभी अपना है, लेकिन I have a UK based coach, वो भी I have, you know, asked him to support me. But अब Pakistan has really tried to up the game. They have started, you know, funding, supporting. We will be given proper attire. So Pakistan is doing as much as they can with their funds, you know. And again, you know, लेकिन obviously हम इस चीज़ में लैग करते हैं. और अस्मा, आप अग्री करेंगी कि जिस तरह से दीगर ममालिक में उनके स्टार्ट से ही बहुत छोटे लेवल से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर हमारे यहाँ उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं होती, चाहे वो इक्विपमेंट है, टेक्निकल स्टाफ है, या फैसिलिटीज़ हैं. अब हमारे पास यहाँ पे ट्रैक्स ही नहीं है जहाँ पे साइकिलिस्ट प्रॉपर्ली ट्रैकिंग या साइकिलिंग कर सकें. सो व्हाट डू यू थिंक कि हमें स्टेट लेवल पे किस तरह के इकदाम होने चाहिए? जिस तरह से बहुत सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तो सपोर्ट कर रही हैं, पर जब तक स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तब तक नहीं पॉसिबल है. जी बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. साइकिलिंग के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए, जैसे पाकिस्तान ने की है, हमारी टीम के अंदर इन्वेस्ट किया है, हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है, हमें टीटी बाइक्स प्रोवाइड किए हैं, हमें द प्रॉपर क्लोथिंग विच साइकिलिस्ट हैव टू वेयर, जिस तरीके से इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो ये पाकिस्तान टीम हैज़ कम अप ऑन द मेन पाकिस्तानी साइकिलिंग प्लेटफॉर्म, एंड फॉर दैट रीज़न हमारा सिलेक्शन हुआ है. हम इंटरनेशनली जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने. बट आई वुड ऑल्सो से कि अगर जस्ट लाइक क्रिकेट, if the government of Pakistan invests in cycling, it's a road, it's a street sport, all you need is a cycle and a road, and you know, if the proper investment is made, तो हमारे cyclists बहुत आगे तक जाएंगे. अच्छा, क्योंकि we have a lot of talent. ऐसे क्लब्स और ऐसी एकेडमीज को भी मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना नीश, उसके अंदर कैटेगराइज किया जाता है कि अमीरों का खेल है. कोई गरीब लड़की तो उठ के आके ना वो साइकिल बाइक परचेज कर सकती है उतना महंगा, ना उसको चला सकती है. क्या ऐसा है? लगता है ऐसा है. और अगर ऐसा नहीं है तो इसको कैसे हम सोसाइटी के निचले हिस्सों तक लेके जाएं ताकि नीचे से भी जो टैलेंट है, जो बच्चियां हैं, दे शुड कम एंड दे शुड डू द साइकिलिंग एज वेल. देखिए, दिस इज़ अ स्ट्रीट स्पोर्ट. सो लियारी में हमारे बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट हैं जो अपनी साइकिल्स पे जो भी उन्हें मिलती हैं उन पे ट्रेनिंग शुरू करते हैं. एंड फिर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है, उन्हें एक टीम मिलती है, या वो पाकिस्तान के साथ उन्हें दे गेट पिक्ड अप, और सिंध के साथ या पंजाब के साथ, और फ्रॉम SSGC और वापटा आर्मी, ये दे गेट पिक्ड अप फ्रॉम देयर,
बिकॉज दे ऑलरेडी रोड साइकिलिंग। तो हमारी 2-3 बच्चियां भी हैं लियारी से जो एक्चुअली नेशनल चैंपियनशिप्स में बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्म किया है। तो यू नो आपके पास अगर टैलेंट है और वो टैलेंट को फिर गेट्स पिक्ड अप इन द साइकिलिंग टूर्नामेंट्स, तो वो आप कहीं से भी हो तो यू कैन यू नो यू डोंट, ये जरूरी नहीं है कि आपके बहुत एक्सपेंसिव साइकिल शुरू से हो। हमारी लियारी के बच्चियां और बच्चे जो लोग साइकिलिंग करते हैं वो बेसिक साइकिल से शुरू करते हैं, लेकिन उनमें टैलेंट बहुत है। फिर उसको फिर जब वो वाज़ेह तौर पे आगे आते हैं, हाँ, इसको पिक किया जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा कंजा, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ फिजिकल, ये चूंकि साइकिलिंग एक फिजिकल स्पोर्ट है और हमारे यहाँ ना स्कूल लेवल पर बच्चों को इस तरह से फोकस किया जाता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी गैजेट्स आए हैं बच्चे फिजिकल स्पोर्ट की तरफ से काफ़ी हट गए हैं, एक्टिविटी नहीं है उनकी। व्हाट डू यू थिंक कि स्कूल लेवल पर या छोटे लेवल पर हमें बच्चों को स्टार्ट में ये ट्रेनिंग या काउंसलिंग देनी चाहिए कि फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए? और क्या आप दे रही हैं अपने बच्चों को? So I tried, but my kid fell off and broke her arm. She doesn't want to get on a cycle again. But it doesn't have to be just cycling. अगर आप general बात कर रहे हैं तो I think it's extremely disastrous for our society that they're not going to experiencing nature, experiencing the little beauties of life. You know, going to a stream, checking out boating, etc. And it's absolutely right. हमने वाकई उनको बंद किया है, हम तो स्कूल तक नहीं जाने दे रहे आजकल. So yes, it is a dilemma, but I'm really hopeful कि we will get out of it. हमारी तो वैसे ही माशाल्लाह से बहुत herd immunity है पाकिस्तानियों की। अच्छा, ये तो आप कोविड के बारे में बात करें, क्रिटिकल क्वेश्चन भी मुझे पूछनी दीजिए। देन एक हालात इस किस्म के पिछले कुछ दिनों में खवातीन के लिए पैदा हो गए हैं, that they cannot go out, you know, इस किस्म का एक अजीब सा माहौल, पहले ऐसा नहीं था लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसा लगता है हो गया है। आप बीइंग अ साइकिलिस्ट, बीइंग अ प्लेयर, रोड पे भी जाती हैं, साइकिलिंग भी करती हैं, आप इसको कैसे देखती हैं? इसको कैसे हम खवातीन खास तौर पे, कैसे लड़कियां इसको इस माहौल से निकलें और अपने आप को दोबारा से बूस्ट अप करें? एनर्जीज लो हैं थोड़ी आज के लड़कियों के। I think that's a very good question. I think halat were always like this, if not worse. What media has done, the fact that everybody has a phone, they have made it people aware. So it is great that people just by taking 1, 2, 3 examples about the hundreds of women that are going through such a difficult time, you know, are being shown and people are aware and people are now moving and doing something about it. As a woman who has always tried to, you know, break glass ceilings, break barriers, because even when I was in the corporate sector, I did sales and I went to the factory and I did a lot of factory हमेशा work. से आपने? So I did mechanical engineering. तो वैसे ही मैं वो एक अजीब ताबू से निकल गए। Yeah, I was always, my parents have brought me up this way. There's no gender. You go out, if you think you have potential, then I seriously think if you will something, तो पूरी दुनिया, your society, your community will get together to support you. You just need और इसकी इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत है। अस्मा, हम आपसे भी एक मैसेज इस हवाले से लेना चाहेंगे उन तमाम लड़कियों के लिए। ऑब्वियसली आप लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान को और ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे और बहुत सारे आइडियलाइज भी करेंगे। कोई मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म से आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान एज ए नेशन, अनफॉर्चुनेटली वी हैव नॉट इन्वेस्टेड इन स्पोर्ट्स। ये वाज़े हो गया था ओलंपिक्स में। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए एज ए नेशन कि एक हम ग्रास रूट्स लेवल पे हर किसी स्पोर्ट को प्रमोट करें। उसमें क्रिकेट भी आता है, साइकिलिंग भी आती है, टेनिस भी आता है, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट। अब हमारे जो ओलंपियंस गए हैं पाकिस्तान से, अरशद नदीम, और वो वेट लिफ्टिंग, वो खुद से ट्रेन होके गए हैं। तो आई बिलीव कि अगर हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले एंड वी आर एबल टू, यू नो, इन्वेस्ट इन स्पोर्ट्स, इन अ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्रॉपर फैसिलिटीज, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा टैलेंट है टू शाइन एट द इंटरनेशनल लेवल। और मेरे जो मैसेज है मेन मेरा बच्चों के लिए और बच्चों के लिए कि आप प्लीज़, दिस इज़ द एज ऑफ सोशल मीडिया एंड क्योंकि मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे पास सोशल मीडिया का कोई एवेन्यू नहीं था जब हम छोटे थे। तो सोशल मीडिया नहीं था तो हमने सिर्फ स्पोर्ट्स खेली है। इसमें वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी है। एक तो आप दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े प्रेशियस हैं आप दोनों लोग के पाकिस्तान को आप इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहली दफा कर रहे हैं। सो यू गाइस आर गोइंग टू क्रिएट हिस्ट्री। तो आपको एक बार फिर मुबारक हो और वी विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट कीजिए। और जैसे आप जीत कर आए हम आपको दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। चलो जीत कर नाम ही आए तो हम आपको बुलाएंगे। बेस्ट कीजिए, जीत हार तो एक दो लोगों की होती है लेकिन बेस्ट खेलना जो है ना वो जरूरी होता है। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कंजा एंड इस्मा, दोनों आप पार्टिसिपेंट हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और अब कुछ मौसम की बात करते हैं जी, और हमें खुशी इसलिए हो रही है कि सुन रहे हैं कि बारिश होने वाली है। और इस वक्त सरदार सरफराज साहब, जिनका ताल्लुक महकमा मौसमियात से, हमारे साथ मौजूद हैं। मेट ऑफिस ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि मॉनसून की बारिशें अगले कुछ दिनों में एक्सपेक्टेड हैं, और पंजाब के मेजर पार्ट्स के अंदर और मुल्क भर में भी। सो सर, हम पूछ लेते हैं सरदार साहब से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। क्या अपडेट्स है? सबसे पहले अगर ओवरऑल आप एक मौसम का नक्शा हमारे सामने रख दें पाकिस्तान भर में। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले बात हुई थी, पता नहीं आपसे हुई थी या किसी दूसरे चैनल से, तो 27 का मैंने कहा था कि 27 से ऑनवर्ड एक सिस्टम मुतवक्के है। तो जैसे आपने देखा होगा, कल इस्लामाबाद ऑफिस ने एडवाइजरी भी इशू की है इस सिलसिले में। तो आज रात से उम्मीद है कि आपके जो नॉर्थ के इलाके हैं, यानी इस्लामाबाद और सियालकोट, नारोवाल और गुजरांवाला, फिर बढ़ते बढ़ते ये नीचे लाहौर फैसलाबाद तक भी 29 को मतलब परसों तक वहाँ भी आ जाएगा सिलसिला। तो ऑलमोस्ट पूरा पंजाब भी कवर हो जाएगा इसमें बतदरीज। पूरा केपी, पूरे पंजाब के बेशतर इलाके, और इसी तरह से ऊपर जीबी, कश्मीर, इन सब एरियाज़ में बारिश होगी। अच्छा स्पेल है ये, आज रात से शुरू होगा तो मेरे ख्याल में 1 सितंबर तक जाएगा एटलीस्ट, और कई जगहों में तो 2 सितंबर तक भी हो सकती है। अच्छा, तो ये क्या यूजुअल स्पेल है या फिर गैर मामूली है? इसको गैर मामूली कह सकते हैं? नहीं, कोई इतना बहुत ज़्यादा गैर मामूली तो नहीं, लेकिन कुछ एरियाज़ में जैसे इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, नीचे फिर लाहौर में, फैसलाबाद में, इन कुछ गुजरांवाला में, कुछ इलाकों में तेज़ बारिश का स्पेल भी मुतवक्के है। खासकर संडे की नाइट को और फिर मंगल को, ये 2 दिन ऐसे होंगे कि उसमें ज़्यादा हैवी स्पेल भी होगा। तो कुछ एरियाज़ में लाहौर हो गया, जैसे या रावलपिंडी हो गया, गुजरांवाला हो गया, इन एरियाज़ में सियालकोट वगैरह की तरफ, वहाँ पे कुछ मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए अर्बन फ्लडिंग टाइप चीज़ भी हो सकती है। तो ओवरऑल अच्छा सिस्टम है, अच्छी बारिश होगी इसके दौरान। और सरफराज साहब, हम ये भी समझें कि इस स्पेल के बाद थोड़ा सा मौसम का जो अंदाज है वो बदल भी जाएगा, यानी कि गर्मी जाती नजर आएगी हमें, ऐसा है? जी बिल्कुल। ये जो पिछले दिनों गर्मी और हब्स चल रहा था, जाहिर है वो सब साइड हो जाएगी। कल से इंशाल्लाह गर्मी का जोर टूट जाएगा। अच्छा। और आगे फिर 2-3 सितंबर तक ठीक रहेगा मौसम। ठीक है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे और आपने हमें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा है, जब बारिश होती है, मौसम अच्छा होता है तो मूड भी अच्छा हो जाता है, हमारे मुंह में मुस्कुराहटें भी आ जाती हैं। ज़्यादा बारिश होती है तो पानी, अल्लाह करे ज़्यादा बारिश हो, लेकिन ज़्यादा पानी ना आए। रहमत की बारिश, रहमत की बारिश हो, बाइसे ज़हमत ना बने। अच्छा जी, अब हम इजाज़त लेंगे, लेकिन जाने से पहले हम आपको कोविड के हवाले से एक बार फिर डराना चाहेंगे, क्योंकि ये डराने वाली बात ही है और डरने वाली बात भी है। जो केसेस हम जिस रफ्तार से देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, कोविड की सिचुएशन वर्स्ट हो रही है, हम सबको एहतियात करनी है, और सबसे बढ़कर वैक्सीनेशन। बिल्कुल, 95 बात पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड की गई। और वैक्सीनेशन के हवाले से एक बड़ी अहम बात जो मैं अब कोशिश करेंगे कि हम रिपीट करते रहें। एक तो जो लोग शुगर पेशेंट्स हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर के इशूज़ हैं, कोई मसला नहीं होने वैक्सीन लगाने के अंदर। आप उन्हें कोई भी वैक्सीन, प्रेग्नेंट खवातीन भी अपने डॉक्टर के मशवरे से जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। और मशवरा ना भी हो तो रिकमेंडेड है ये वैक्सीन। आप इस हवाले से भाम का शिकार मत रहिए। अगर नहीं लगवाई, अपने बुजुर्गों को आप अवॉइड करें, लोग डरते हैं ज़रा, तो आप लगवा सकते हैं, आपको लगवानी चाहिए वैक्सीन, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके साथ साथ खुद भी सोशल डिस्टेंसिंग करें अगर कर सकते हैं, और खुश रहें, खुश रखें। और अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे के रोज़। लेकिन कल हमारा कल और परसों बेस्ट ऑफ चलेगा। आपने बेस्ट ऑफ बिल्कुल मिस नहीं करना पूरे हफ्ते के शोज में ना, जो बेहतरीन चीज़ें आपको मिलती है। वैसे तो सारे शो हमारे बेहतरीन होते हैं। मंडे तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।